में से अधिकांश लोगों के लिए मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके दिमाग में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे कि मोबाइल फोन से कॉल कैसे संभव हो पाती है और मोबाइल कम्युनिकेशन के अलग अलग जनरेशन क्यों होते हैं। आइए मोबाइल कम्युनिकेशन के पीछे की तकनीकी के बारे में जानते हैं। जब आप अपने फोन पर बात करते हैं, आपके फोन का माइक्रोफोन आपकी आवाज को सुन लेता है। फिर माइक्रोफोन एक मेमस सेंसर और आईसी की मदद से आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। डिजिटल सिग्नल आपकी आवाज को 0 और 1 के रूप में सहेजते हैं। आपके फोन के अंदर स्थित एक एंटेना इन 0 और 1 के संकेतों को प्राप्त करता है और उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर संचारित करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे 0 और 1 के संकेतों को संचारित करने के लिए एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज या इनके संयोजन जैसे तरंग के गुणों को बदलता है। उदाहरण के लिए फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0 और 1 को क्रमशः लो और हाई फ्रीक्वेंसी के रूप में संचारित किया जाता है। इसलिए अगर आप इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने मित्र के फोन तक भेजने का तरीका पता कर ले तो आप एक कॉल कर पाएंगे, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे अधिक लंबी दूरी तय करने में सक्षम नहीं होती हैं। भौतिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिक उपकरणों और कुछ पर्यावरणीय कारकों के कारण ये तरंगे नष्ट हो जाती हैं। वास्तव में अगर ऐसी कोई समस्या ना भी हो तो भी पृथ्वी के वक्राकार के कारण से तरंगे हमेशा अस्तित्व में नहीं रह सकती। इस समस्या का समाधान करने के लिए सेल्यूलर तकनीक का प्रयोग करके सेल टावर बनाए गए। सेल्यूलर तकनीक में एक भौगोलिक क्षेत्र को 8 पहलुओं वाली या अष्टकोणीय सेल में बांटा जाता है, जिसमें हर सेल का अपना एक टावर और फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। आमतौर पर ये सेल टावर तारों द्वारा जुड़े होते हैं या विशेष रूप से कहें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होते हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को जमीन के नीचे या समुद्र में बिछाया जाता है ताकि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बनाई जा सके। आपके फोन द्वारा पैदा की गई विद्युत चुंबकीय तरंगे आपके सेल में स्थित टावर को पहुंचती हैं और वहां उन्हें उच्च फ्रीक्वेंसी वाली लाइट पल्स में बदल दिया जाता है। इन लाइट पल्सेस को टावर के आधार में स्थित बेस ट्रांसीवर बॉक्स में सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद वॉइस सिग्नल को गंतव्य टावर तक भेजा जाता है। गंतव्य टावर में पल्सेस प्राप्त होने पर गंतव्य टावर उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर बाहर प्रसारित कर देता है और आपके दोस्त का फोन उन सिग्नलों को स्वीकार कर लेता है। ये सिग्नल फिर ठीक उल्टी प्रक्रिया से गुजरता है और आपका दोस्त आपकी आवाज को सुन पाता है। इसलिए ये सच है कि मोबाइल कम्युनिकेशन पूरी तरह वायरलेस नहीं होता, इसमें वायर वाले माध्यम भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह मोबाइल कम्युनिकेशन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है जिसका हमने अभी तक जानबूझकर जवाब नहीं दिया है। मोबाइल कम्युनिकेशन केवल तभी सफल हो सकता है जब टावर सिग्नलों को आपको आपके दोस्त के फोन पर भेजे। लेकिन आपके टावर को कैसे पता चलता है कि आपका दोस्त किस सेल टावर के क्षेत्र में है? वैसे इस प्रक्रिया के लिए सेल टावर को मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मदद मिलती है। एमएससी सेल टावरों के समूह का केंद्रीय बिंदु होता है। आगे बढ़ने से पहले आइए एमएससी के बारे में बेहतर तरीके से समझाते हैं। जब आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो सदस्यता से जुड़ी सारी जानकारियों को एमएससी पर पंजीकृत किया जाता है। ये एमएससी आपका होम एमएससी होता है। होम एमएससी सर्विस प्लान आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी गतिविधियों की स्थिति जैसी सूचनाएं संग्रहित करता है। अगर आप अपने होम एमएससी की रेंज से बाहर चले जाते हैं तो एक नया एमएससी आपको सेवाएं प्रदान करता है, जिसे फॉरेन एमएससी कहते हैं। जैसे ही आप फॉरेन एमएससी के क्षेत्र में आते हैं, ये आपके होम एमएससी से संपर्क करता है। संक्षेप में कहें तो आपके होम एमएससी को हमेशा ये पता होता है कि आप कौन से एमएससी के क्षेत्र में हैं। ये समझने के लिए सब्सक्राइबर एमएससी क्षेत्र के अंदर कौन से सेल के क्षेत्र में है, एमएससी कुछ तकनीकों का प्रयोग करता है। एक तरीका है कि एक निश्चित अवधि के बाद सब्सक्राइबर की लोकेशन का अपडेट किया जाए। जब फोन एक पूर्व निर्धारित टावरों की संख्या को पार करता है तो लोकेशन फिर से अपडेट की जाती है। इनमें आखिरी लोकेशन वो होती है जबकि फोन चालू किया गया था। आइए एक उदाहरण के साथ इन प्रक्रियाओं को समझते हैं। मान लेते हैं कि एमा जॉन का नंबर मिलाती है।
कॉल का अनुरोध एमा के होम एमएससी तक पहुंचता है। जॉन का नंबर मिलने के बाद अनुरोध को जॉन के होम एमएससी पर भेजा जाता है। अब जॉन का एमएससी उसके वर्तमान एमएससी का पता लगाता है। अगर जॉन अपने होम एमएससी में है तो कॉल का अनुरोध तुरंत उसके वर्तमान सेल की लोकेशन को भेज दिया जाएगा और ये भी जांच करेगा कि जॉन पहले से ही किसी कॉल पर तो नहीं है या उसका मोबाइल बंद तो नहीं है। अगर सब कुछ सही होता है तो जॉन के फोन की रिंग बजने लगेगी और कॉल कनेक्ट की जाएगी। लेकिन अगर जॉन अपने होम एमएससी में नहीं है तो जॉन का होम एमएससी फॉरेन एमएससी को कॉल का अनुरोध भेज देगा। फॉरेन एमएससी भी जॉन के फोन की स्थिति का पता लगाने के लिए पहले समझाई गई प्रक्रिया को दोहराएगा और फिर कॉल लग जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 0 और 1 के डिजिटल कम्युनिकेशन को भेजने के लिए हर सब्सक्राइबर को एक फ्रीक्वेंसी रेंज आवंटित की जाती है, लेकिन सेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए उपलब्ध फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सीमित होता है, जबकि दुनिया में खरबों सब्सक्राइबर मौजूद हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए 2 तकनीकों की मदद ली जाती है, एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट वितरण और 2 मल्टीपल एक्सेस तकनीक। पहली तकनीक में अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स अलग अलग सेल टावरों को सावधानी पूर्वक आवंटित किए जाते हैं। मल्टीपल एक्सेस तकनीक में फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स को सेल के क्षेत्र में मौजूद सक्रिय उपयोगकर्ताओं के बीच कुशलता पूर्वक बांटा जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि मोबाइल फोन तकनीक के विभिन्न जनरेशन क्यों होते हैं। 1G ने पहली बार बिना तार का फोन रखना संभव बनाया, लेकिन 1G के साथ 2 बड़ी समस्याएं थीं। पहली समस्या ये थी कि वायरलेस प्रसारण एनालॉग फॉर्मेट में था। एनालॉग सिग्नल बाहरी कारकों से आसानी से बदले जा सकते हैं, इसलिए इसमें आवाज की गुणवत्ता और सुरक्षा का स्तर खराब था। दूसरी समस्या थी कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग किया गया था, जो उपलब्ध स्पेक्ट्रम का प्रयोग अप्रभावी तरीके से करती थी। इन्हीं कारणों से मोबाइल कम्युनिकेशन की दूसरी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त हुआ। 2G में डिजिटल मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसे TDMA और CDMA तकनीक कहा गया। दूसरी जनरेशन में एक क्रांतिकारी डेटा सेवाएं, SMS और इंटरनेट ब्राउजिंग भी लाई गई। 3G तकनीक डाटा ट्रांसफर की हाई स्पीड प्रदान करने को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसमें WCD मल्टीपल एक्सेस तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाया गया। 2 Mbps की 3G स्पीड से उपयोगकर्ता GPS, वीडियो और वॉइस कॉल आदि का डाटा भेज सकते थे। बेसिक फोन को स्मार्टफोन में बदलने में 3G एक बड़ा कदम था। आगे आया 4G, जिसमें 20 से 100 Mbps की स्पीड प्राप्त की गई, जो हाई रेजोल्यूशन मूवीज और टेलीविजन के लिए उपयुक्त थी। ये हाई स्पीड OFT मल्टीपल एक्सेस तकनीक और माइमो तकनीक के कारण संभव हो पाई। माइमो में मोबाइल फोन और टावरों दोनों के अंदर मल्टीपल ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना का प्रयोग होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन की अगली जनरेशन 5G है, जो शीघ्र ही बाजार में आ जाएगी और इसमें अधिक उन्नत माइमो तकनीक और मिलीमीटर वेव्स का प्रयोग होगा। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे बिना ड्राइवर की कार और स्मार्ट होम आदि को सपोर्ट करने के लिए बाधा रहित कनेक्टिविटी दी जाएगी। नो विथ मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।